हेलो स्मार्टियंस बच्चों, आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई एडवांस की फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को। आज बच्चों हम लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए देखते हैं बिना कोई डिले किए हुए अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला है। अब बच्चों ये क्वेश्चन 2025 में मतलब लास्ट ईयर ही पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? बोल रहा है कि टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स, ये हमारे पास दो सिलेंडर दिखाए गए हैं इसमें। ओके, बोला ऑफ सेम लेंथ L विद रेडियस √2r एंड 2r। तो इसका ये हमारे पास फ्रंट व्यू है, ये यहाँ पे टॉप व्यू दिखाया गया है, राइट। तो एक का आउटर वाले का रेडियस 2r है और इसका रेडियस इनर वाले का रेडियस कितना है? √2r है। ओके, अब ये बोल रहा है कि द चार्ज ऑन द इनर सिलेंडर इज Q। अंदर वाले के ऊपर चार्ज कितना रखा गया है? ये Q रखा गया है। ओके, ये Q रखा गया है अंदर वाले के ऊपर चार्ज, राइट। अब बोला जा एनुलर रीजन बिटवीन द सिलेंडर्स इज फिल्ड विद मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे K इज इक्वल टू 5 का डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है एनुलर रीजन के अंदर। ओके, अब बोला कंसीडर एन इमेजिनरी प्लेन ऑफ सेम लेंथ L। सेम लेंथ L का ये इमेजिनरी प्लेन यहाँ पे बना दिया गया है। ओके, और बोला जा रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द कॉमन एक्सिस। तो कॉमन एक्सिस से डिस्टेंस r है बच्चों, ये इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस r है कॉमन सेंटर से। ओके, अब बोल रहा है कि दिस प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो ये सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल है प्लेन, राइट। अब बोला द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर दिस, इग्नोरिंग द एज इफेक्ट्स, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द प्लेन इज। अब बच्चों हमें क्या निकालना है? इस प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, राइट। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे ये वाला अंदर क्या है? अंदर वाला हमारा चार्ज्ड सिलेंडर है। तो इससे की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा रेडियल डायरेक्शन में निकलेगा। ये यहाँ पे ये ऐसे, ये रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड जो हमारे पास क्या है, फ्लक्स, उसे हमें निकालना है। ओके, अब कैसे निकाला जाए? इसमें कई लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और फिर एरिया से इंटीग्रेट करें, लेकिन बच्चों बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। सिंपल सा तरीका यहाँ पे ये है, एक कॉन्सेप्ट बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान रखो आगे से, कि जैसे हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है, तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि पॉइंट चार्ज से जो फ्लक्स निकलता है वो कितने सॉलिड एंगल में निकलता है? वो निकलता है 4π स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल में निकलता है। ओके, कितने में? 4π स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल में निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जब सिलेंडर आ जाता है, ओके, सिलेंडर आ जाता है, तो यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट चार्ज रख देते हैं, लीनियर चार्ज रख देते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, इस प्लेन में ही निकलेगा, सर्कुलर प्लेन में निकलेगा, राइट, रेडियल डायरेक्शन में, ऐसे, ये इस तरीके से निकल के जाएगा। तो इसका मतलब जो भी फ्लक्स होगा, अब वो 2π, जो भी फ्लक्स है वो कितने में निकल रहा है? 2π रेडियन के एंगल में निकल रहा है। ओके, तो अगर किसी पर्टिकुलर एंगल में हमें निकालना है तो हम देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं, ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालने को बोला जाता तो हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं यूनिटरी मेथड से। इसमें कितना फ्लक्स पास हो रहा है हम निकाल सकते हैं। क्लियर? अब यही कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ भी लगने वाला है। ओके, तो देखते हैं कैसे लगेगा ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें।
ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब बच्चों ये वाला यहाँ से लेके जो प्लेन यहाँ तक का है, ठीक है, यहाँ तो हमारे पास कोई अंदर चार्ज है नहीं, चार्ज तो ये बाहर है, ठीक। तो बेसिकली अब इसके अंदर वाले से जो है पास होगा, जो भी प्लेन का पोर्शन इस एनुलर रीजन के अंदर आ रहा है केवल उसी से ही फ्लक्स पास होगा, राइट। तो हम इससे जो है पहले देख लेते हैं कि ये एक तो ये वाला रीजन आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दूसरा कौन सा आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब देख लेते हैं ज़रा कि ये कितना एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है। कौन सा, प्लेन एंगल की हम बात कर रहे हैं अभी, सॉलिड एंगल नहीं, ठीक है। प्लेन एंगल हम लेते हैं किसमें, जब हमारे पास सिलेंड्रिकल इस टाइप से कोई शेप हो, ओके। और हम सॉलिड एंगल कब लेंगे, जब हमारे पास 3 डायमेंशनल मतलब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्फेरिकल सरफेस कोई हो, पॉइंट चार्ज अगर हो, ठीक। यहाँ पे लीनियर चार्ज है हमारे पास, राइट। तो चलिए देखते हैं कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ज़रा, ठीक। तो एक हमारे पास आ जाता है ये, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हम एक लाइन यहाँ पे ये ड्रॉ करते हैं, फिर हम एक लाइन यहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया, ओके, ट्रायंगल बन गया। और सपोज करते हैं ये पॉइंट क्या है, ओ, ये ओ है, ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये पॉइंट है हमारे पास बी, और ये पॉइंट है हमारे पास सी, ठीक। अब बच्चों ये डिस्टेंस दे रखी है, कितनी है, आर है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितनी है, आर है, ठीक। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास √2r, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये 2r। तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। सपोज करते हैं ये वाला एंगल हमारा कितना है, अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, और ये वाला एंगल बीटा है, ठीक। अब यहां से अगर हम निकालेंगे tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अल्फा अगर हम निकालते हैं यहां से, तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ जाएगी, सॉरी tan अल्फा नहीं, यहां पे हमारे पास cos अल्फा से काम चलेगा क्योंकि बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, ओके। तो हम cos अल्फा लिखते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा R अपॉन R√2। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। सिमिलरली हम cos बीटा अगर लिखते हैं तो cos बीटा बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos बीटा वैल्यू हमारे पास R/2R। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। कितनी आ जाती है, 60 डिग्री आ जाती है। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला जो प्लेन का पार्ट इस एनुलर रीजन में है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। बच्चों ये एंगल सबटेंड कर रहा है हमारे पास 15 डिग्री का। कितना एंगल, 60 - 45 दैट इज 15 डिग्री। ये एंगल 15 डिग्री का सबटेंड कर रहा है। क्लियर। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन होगा हमारे पास दूसरी साइड का, जैसे मैंने यहां पे इसको भी जो है कनेक्ट कर लिया, ये अब ये भी एंगल कितना सबटेंड कर रहा होगा, 15 डिग्री का। ये वाला एंगल ये वाला एंगल, राइट। तो टोटल 15 + 15
15 + 15 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो टोटल सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, 30 डिग्री का, ये भी 15 है। ओके, तो इसका मतलब कि 30 डिग्री का एंगल हमारा सबटेंड हुआ। ओके, और जो सारा का सारा फ्लक्स निकल रहा है कितने रेडियन में निकल रहा है, 2 पाई रेडियन में। तो अब यूनिटरी मेथड हम लगा लेते हैं। चार्ज इनक्लोज्ड बच्चों कितना है इसके अंदर, चार्ज इनक्लोज्ड अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास टोटल चार्ज Q है। ओके, तो चार्ज इनक्लोज्ड हमारे पास पूरा जो है इसके अंदर कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड Q, टोटल चार्ज आ गया। ठीक, तो अब जरा लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास 2 पाई रेडियन के लिए फ्लक्स हमारे पास कितना है, फाई की वैल्यू है Q/ε0। ठीक, तो 1 रेडियन के लिए कितना आ गया, फाई की वैल्यू, ये हमारे पास आ जाती है Q/2 पाई ε0। राइट, अब ये हमारे पास 30 डिग्री टोटल एंगल आ रहा था, इसका मतलब रेडियन में कितना हो गया, π/6। तो π/6 रेडियन के लिए कितना आ जाएगा, π/6 रेडियन के लिए, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा Q/2 पाई ε0 इंटू π/6। पाई से पाई कैंसल आउट हो गया और ये हमारे पास कितना आ गया, Q/12 ε0। राइट, तो ये तो हो गया अगर फ्री स्पेस होता केवल। ठीक, लेकिन इसमें बोला गया है कि डाइलेक्ट्रिक डाला गया है K = 5 वाला। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हमें ε0 की जगह पे K से K ε0 रखना पड़ेगा, मतलब 5 से और हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जरा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी। तो क्या आ गया, फाई की जो रियल वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ जाती है Q/12 ε0 इंटू 5, दैट इज 60 ε0। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास करेक्ट आंसर होता है Q/60 ε0। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन आ रहा है वो सी आ रहा है, Q/60 ε0। ओके, क्लियर सभी को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे कि अ स्मॉल डाइलेक्ट्रिक डाइपोल P0, ये हमारे पास एक स्मॉल डाइलेक्ट्रिक डाइपोल है P0, बोला हैविंग ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स सेंटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है सेंटर के अबाउट, इज केप्ट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। ये स्फेरिकल शेल है रेडियस r का। बच्चों ये बहुत हमें ध्यान देने की रिक्वायरमेंट होती है कि शेल है या सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ो। क्लियर, अब बोल रहा है यहाँ पे कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेरिकल शेल। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा की है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा का सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि द डाइपोल इज इनिशियली ओरिएंटेड एट इट्स एंगल ऑफ थीटा एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर में जैसे दिखाया गया है ये थीटा एंगल पर डाइपोल को रखा गया है। बोला वाइल स्टेइंग एट ए डिस्टेंस आर द डाइपोल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। तो इसके अबाउट, अपने सेंटर के अबाउट क्या कर सकता है, डाइपोल रोटेट कर सकता है, दैट इज ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकता है। ठीक, अब बोला वाइल स्टेइंग एट ए डिस्टेंस आर द डाइपोल इज फ्री टू रोटेट अबाउट सेंटर इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑल स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे बच्चों एक मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आ गया है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं क्या बोला, डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। अभी उसने बोला एनी फाइनाइट वैल्यू के अंदर आर की हमारे पास क्या आ जाता है, ये
पॉइंट शेल के अंदर भी हो सकता है। ठीक, बाहर के लिए तो ये ऑसिलेट करेगा। क्यों ऑसिलेट करेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी हमारे पास। और बच्चों हमें पता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डायपोल को रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अलग डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये इसे अपनी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, बट एक्सेलरेशन की वजह से जो है इसकी मीन पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा, ये फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर से क्या होगा, फिर से अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशन टू एंड फ्रो इस तरीके से करना चालू कर देगा, राइट। लेकिन ये किस वजह से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, ओके। लेकिन अब अगर अंदर आ जाते हैं हम, अंदर तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि शेल है। शेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, शेल के अंदर तो कोई टॉर्क नहीं है। इसका मतलब जिस पोजीशन में आप रखोगे ये डायपोल उसी पोजीशन में पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ हिलेगा भी नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये वाला तो हमारा ऑप्शन जो दिया गया है ये सही नहीं है, ये गलत है, ठीक। डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। अब बोल रहा है दूसरा, द डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अभी बोल रहा है कि शेल के बाहर कहीं भी रख दो तो स्मॉल ऑसिलेशंस होने हैं। यस होने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या करेगा, उसे ऑसिलेट कराएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये वाला तो सही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, बोल रहा है द डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। अगला वाला क्या बोल रहा है, द डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एट आर इज इक्वल टू 10 और आर इज इक्वल टू 2 आर। दो जगह पूछा गया है। अब बच्चों ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस थीटा एंगल पे इसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ क्या आ जाएगा, चलो इसको हम करते हैं अगली अपनी स्लाइड के ऊपर, ठीक। तो E का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये किस फॉर्म में दे रखा है, क्यों क्या है, सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज है। यहाँ पे हमें सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, हमें दिया गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं हम। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर नीचे हमने क्या किया, ऊपर नीचे हमने आर स्क्वायर और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। अब ये हमारे पास 4 पाई, ये जो आ रहा है ये 4 पाई स्क्वायर, ये आ गया सरफेस एरिया, ठीक। तो ये सरफेस एरिया जब आ गया तो ये हमारे पास सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो क्या आ गया फॉर्मूला हमारे पास, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। अब इसी का यूज हम करेंगे, ठीक। हमारे पास बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा है, तो पी साइन थीटा हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ई साइन थीटा। पी की जगह पी नॉट रख लेते हैं, ई की जगह हमारे पास आ गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक। और स्मॉल एंगल है, ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशंस की बात कर रहा तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगा लेते हैं और टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगा, आई अल्फा आ जाएगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाता है अल्फा इज इक्वल टू आ गया, अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास सिग्मा पी नॉट आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है।
ये हमारे पास आ गया। क्लियर। अब बच्चों ये क्या एसएचएम की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई सिग्मा पी नॉट आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर। पूछा क्या गया था बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे हम ये आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला, ये आ जाता है, बाहर कुछ ले रखा है नहीं, सब कुछ अंदर ही है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया रूट के अंदर सिग्मा पी नॉट आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों, राइट। अब हम दो कंडीशंस के लिए चेक कर लेते हैं। ओके, तो दो कंडीशंस कौन सी थी, दो कंडीशंस हमारे पास हैं। एक तो दिया गया है ये r इज इक्वल टू 2r के लिए पूछा है। अब जब r इज इक्वल टू 2r हम रख लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा पी नॉट आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई 4r स्क्वायर, कैंसल आउट होके हमारे पास ये क्या आ गया, सिग्मा पी नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आई, ये आ जाता है ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, अब ये ओमेगा हमारे पास देखो नीचे 4 का फैक्टर नहीं, ऊपर 2 का फैक्टर दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं। दूसरा किस पे पूछा गया था, दूसरा पूछा गया था 10r पे। किस पे, 10r पे पूछा गया है, तो हम इस पे जा चेक कर लेते हैं। ठीक, सिग्मा पी नॉट अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट आई दे रखा है। ओके, चलो देखते हैं r इज इक्वल टू 10r पे। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, सिग्मा पी नॉट आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई इंटू 100r स्क्वायर, कैंसल आउट हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, अब बच्चों ये ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो अब नीचे 100 अगर दिया गया है, सिग्मा पी नॉट 100 एप्सिलॉन नॉट आई, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन डी। तो हमारे पास बी और डी इसमें करेक्ट ऑप्शंस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट एक्स कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो एक्स डायरेक्शन में है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, E नॉट है। द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया इज ड्यू टू दिस फील्ड। अब इससे हमें फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है एक्स डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों ये 3 डायमेंशनल हमारा ये डायग्राम बना है, इसके कोऑर्डिनेट्स देख के ये पता चलता है। अब आप देखो यहाँ पे कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, इस वाले इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं, a, 0, a। ओके, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया कि y एक्सिस पे 0 चल रहा है और x एक्सिस पे कितना चल रहा है, x एक्सिस पे a चल रहा है और z एक्सिस पे कितना चल रहा है, a चल रहा है। तो बेसिकली बच्चों ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास प्लेन ऐसा है जो कि xz प्लेन से हमारे पास बीच से क्रॉस हो रहा है। मतलब ये वाला एंगल, इसको अगर मैं बनाऊं, ये वाली अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं इसकी, इस प्लेन की, ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ जाता है, इसको मैंने बना लिया, ये z एक्सिस है और ये अगर x एक्सिस है, तो ये प्लेन बच्चों ऐसे कुछ है। ठीक है, अब इसमें z एक्सिस पे कितना चल रहा है, a चल रहा है, मतलब हमारे पास ये वाली डिस्टेंस कितनी है, a है, राइट। और हमारे पास ये x एक्सिस है, ठीक है,
हमें भी एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है और ये एक्स एक्सिस पर भी ए ही चल रहा है। इसका मतलब यहां से अगर मैं ये ड्रॉप करूं तो ये भी हमारे पास कितना है, ये भी ए है। क्लियर? इसका मतलब ये वाला प्लेन जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, बच्चों हमें यहां पे एंगल चाहिए थीटा, ये हमें एंगल चाहिए थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें फ्लक्स निकालने के लिए प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए होता है, राइट, उसके नॉर्मल का। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल बच्चों हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन ए, दैट इज 1। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया। ओके, 45 है तो 90 माइनस, वैसे अगर हमारे पास एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है तो उसका नॉर्मल 90 माइनस थीटा बनाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 45 है तो जो ये एंगल आ रहा है वही नॉर्मल वाला भी बनाएगा, वही प्लेन वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाएगा। क्लियर सभी को? तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों कितनी, 45 डिग्री आ गई। अब हमें ये एज पता करनी है। अब ये एज बच्चों कितनी हो जाएगी, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना आ जाएगा, a√2। तो एक एज हमारे पास आ गई इस प्लेन की a√2। अब दूसरी एज कितनी होगी, तो दूसरी एज बच्चों देखेंगे यहां से तो ये 0 0 है और यहां पे a आ रहा है वाई एक्सेस पे, तो दूसरी एज है हमारे पास a। ठीक है, तो एरिया बच्चों कितना आ गया, एरिया हमारे पास आ गया a इंटू a√2। ठीक, तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, a²√2। ठीक, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, E0 है, एरिया कितना है, a²√2 है, और ये कॉस 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री अगेन 1/√2, तो ये हमारे पास √2 कैंसिल आउट होके कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाता है E0 a²। तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन इसमें सही आता है। क्लियर सभी को? चलिए, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है, हाँ, ये अब 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये पूछ रहा है कि अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4। अब ये हमारे पास ये डिस्क है, इसका रेडियस कितना है, a/4 है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a/4 है। ठीक, ये a/4 आ गई। फिर बोला हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ 6 कूलम, तो इसके ऊपर 6 कूलम का चार्ज है, राइट। फिर बोल रहा है इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन विद सेंटर एट -a/2। तो इसका मतलब ये हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई a/2, ये डिस्टेंस है a/2। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब आधी डिस्क इसके अंदर है जो स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, बोल रहा है एंड रॉड ऑफ लेंथ a। अब इस पूरे रॉड की लेंथ a है, कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम। इस पूरे की लेंथ कितनी है, a है। ठीक, इसके ऊपर चार्ज कितना दिया गया है, इसके ऊपर चार्ज दिया गया है 8 कूलम का, 8 कूलम का चार्ज दिया गया है इसके ऊपर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a/4। इसका मतलब ये हमारे पास जो दिया गया है ये a/4 है, कितना है ये, a/4। a/4, राइट, और 5a/4। तो a है तो ऑफकोर्स बच्चों यहां से जब ये a/4 है तो a इसमें ऐड करेंगे, ये वाला पॉइंट हमारे पास 5a/4 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास कितना अंदर कितना हुआ, ये भी a/4 है।
तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे रॉड का 1/4 पार्ट ही केवल इस स्क्वायर के अंदर है। ओके, अब बोला 2 पॉइंट चार्जेस -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट, अब एक इसके अंदर है स्क्वायर के अंदर -7 कूलम का, -7 कूलम का रखा हुआ है कहाँ, a/4 पे, -a/4 पे। तो a/4 एक्स एक्सेस पॉजिटिव, वाई एक्सेस नेगेटिव और z 0 है हमारे पास, इसके अंदर आ गया। और एक दे रखा है 3 कूलम का a/4 पे, सॉरी -3a/4 है, -3a/4 मतलब इसके बाहर हो गया, 3a/4 और 0। तो ये हमारे पास दे रखा है क्या, तो ये इस बॉक्स के बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 3 कूलम का चार्ज। ठीक, अब बोला रिस्पेक्टिवली यहाँ पे रखा गया है, बोला कंसीडर द क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड बाई 6 सरफेसेस x इज इक्वल टू ±a/2। तो ये हमारे पास 6 सरफेस ले लिए गए। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे क्यूब बनाया गया है, कहाँ कहाँ पे रखा गया, x इज इक्वल टू ±a/2, मतलब एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक +-a/2 यहाँ पे आ गया और एक z। तो बेसिकली ये हमारे पास एक क्यूब बन जाता है जिसका जो हमारे पास साइड है वो कितना है, a है। ठीक, अब बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस इज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा रहा है इस क्यूबिकल सरफेस से कितना पास होगा। तो बेचारे हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है कि अंदर चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, सीधा सीधा आराम से आ जाएगा, गॉस थ्योरम लगा देंगे, गॉस लॉ लगा देंगे, आराम से हो जाता है। तो टोटल चार्ज इन द क्यूब कितना हो जाएगा, इनसाइड क्यूब, एक तो आधा चार्ज इस डिस्क का आ गया +3 कूलम। ठीक, दूसरा 1/4 चार्ज +2 कूलम यहां पे आ जाएगा। ठीक, और ये हमारे पास -7 कूलम का है, तो -7 कूलम का चार्ज ये आ गया, तो -2 कूलम का चार्ज हमारे पास इस क्यूब के अंदर आता है। तो फ्लक्स बच्चों क्या हो जाएगा, सिंपल, -2 -2c अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो आंसर ऑप्शन ए हमारे पास जो कि सही होता है। ठीक है, क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से हमें करना था टोटल चार्ज निकाल के। चलिए तो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है, गॉसियन सरफेस इन द फिगर इज शोन बाय डॉटेड लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस विल बी। अब ये बच्चों यहाँ पे 3 चार्ज रखे गए, -q1 +q1 और ये q2। ये गॉसियन सरफेस बनाया गया है। ठीक, अब इस गॉसियन सरफेस से बच्चों हमें पता है कि गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है वो सारे के सारे चार्जेस से होता है, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज हो चाहे वो बाहर हो। आप लोग हमेशा ध्यान रखो एक चीज़ कि इंटीग्रेशन E.dA के अंदर ये हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सभी की वजह से। और ये होता है गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज। गॉसियन सरफेस कितने चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हमारे पास आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा सही वो क्या आ जाएगा, ड्यू टू ऑल। ओके, ये बच्चों क्वेश्चन कब पूछा गया, बहुत पहले 2004 में पूछा गया है। ओके, अब हम आ जाते हैं
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं इंटीजर वैल्यू आंसर टाइप। ओके, चलिए देखते हैं इसमें पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए सिलेंड्रिकल रीजन, द टू एजेस subtend a half angle theta at P as shown in the figure। ठीक है, अब बोल रहा है when theta is 30 degree then the electric flux through the curved surface of the cylinder is phi। बोला जब थीटा की वैल्यू 60 हो जाए तो बताना है कि कर्व्ड सरफेस से कितना सरफेस लिंक होगा। ठीक है, तो हाँ बच्चों, तो ये बच्चों बिल्कुल अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था सिलेंडर वाला, उसमें और इसमें थोड़ा सा बच्चों डिफरेंस है। वहाँ पे एक लीनियर चार्ज रखा था, तो हमने ये बात करी कि जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 2 पाई रेडियन के प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, प्लेनर निकलेगा, राइट। अब बच्चों यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज कैसे निकालेगा? पॉइंट चार्ज निकालेगा जो फ्लक्स को वो 3 डायमेंशनल में मतलब 4 पाई रेडियन में निकालेगा। ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें ये निकालना है कर्व्ड सरफेस के लिए। कर्व्ड सरफेस के मतलब ये वाला, ये जो कर्व्ड सरफेस है ये वाला, ठीक है, इससे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। इसके लिए हमें देख लेते हैं कि ये वाला जो प्लेन सरफेस है ऊपर और नीचे का, ठीक है, ये प्लेन सरफेस, इस प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, और फिर उसे टोटल में से माइनस कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ये सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल कितना बन रहा है? ये सपोज करते हैं ये डेल्टा ओमेगा है। तो बच्चों डेल्टा ओमेगा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक है, रेडीमेड फॉर्मूला। डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा यही सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन, राइट। अब थीटा की वैल्यू पहले इसने कितनी दे रखी है? 30 डिग्री दे रखी है, तो ये आ गया 2 पाई कॉस 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। ठीक, अब ये आ गया 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस √3/2। दिस इज डेल्टा ओमेगा। क्लियर? अब ये एक साइड से आ गया, ऐसे ही हमारे पास इधर भी होगा एक, ये वाला भी है, ये भी सेम ही एंगल बनेगा। ठीक है, तो 2 डेल्टा ओमेगा में प्लेन सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है। 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 4 पाई 1 माइनस √3/2। क्लियर? इतने सॉलिड एंगल में फ्लक्स प्लेन सरफेस से पास हो रहा है। ओके, तो अब हम निकालते हैं जरा कि, तो हम देख लेते हैं बाकी का कर्व्ड सरफेस कितना सॉलिड एंगल बना रहा है। ठीक है ना, तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय कर्व्ड सरफेस। इसे बच्चों हम जनरलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉस थीटा ही लिखे रहने देते हैं और वैल्यू हम क्या रखेंगे? बाद में रखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, थीटा की वैल्यू हम बाद में रखेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री, जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो जाए, कैलकुलेशन में ज़्यादा ना करनी पड़े। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय कर्व्ड सरफेस, अब ये बच्चों कितना आ जाएगा? 4 पाई में से ये माइनस कर लेते हैं, 4 पाई माइनस 2 डेल्टा ओमेगा, तो 4 पाई माइनस 4 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब ये हमारे पास आ जाता है कितना? 4 पाई माइनस 4 पाई प्लस
4 पाई कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ गया 4 पाई कॉस थीटा। ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस से कर्व्ड सरफेस जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा वो ये आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, चलिए तो चलते हैं भाई। ये हमारे पास आ गया। अब हम इससे लिंक्ड फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस फ्लक्स लिंक्ड, तो फ्लक्स लिंक्ड जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, अगर सपोज करते हैं चार्ज यहां पे रखा गया था Q, तो आ जाएगा सबसे पहले Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 स्टेरेडियन में, या फिर पर यूनिट स्टेरेडियन में इतना फ्लक्स लिंक कर रहा है, और इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 पाई कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारे पास आ जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गया दिस। अब देखो बच्चों कितना सिंपल सा यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब हम देख लेते हैं, पहले थीटा की वैल्यू 30 के लिए फाई दे रखा है और 60 के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला आ जाएगा, आगे चलते हैं, फाई की वैल्यू आ जाती है Q अपॉन क्या थी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉस 30। 60 डिग्री जब है हमारे पास थीटा की वैल्यू, तो उसके लिए रख लेते हैं, सपोज करते हैं फाई डैश आ गया, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉस 60 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, तो फाई डैश अपॉन फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया कॉस 60 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 1 अपॉन √3 आ गया। तो फाई डैश की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, फाई डैश की वैल्यू आ गई 5 अपॉन √3 आ गई। ठीक, अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू बतानी थी, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। सो n इज इक्वल टू 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हमें सॉल्व करना था। ओके, चलें आगे भी। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, यही बच्चों देखो फ्लक्स का ही बेस्ड क्वेश्चन है, फ्लक्स पर ही बेस्ड। बोला चार्ज Q इज सराउंडेड बाय ए क्लोज्ड सरफेस consisting of an inverted cone of height h and base radius r and a hemisphere of radius r as shown in the figure। तो एक हेमीस्फीयर है और एक इन्वर्टेड कोन है यहाँ पे। क्लियर? अब बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस इज NQ/6 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहाँ पे अगेन देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये अगेन यहाँ पे क्या रखा गया है, अगेन एक पॉइंट चार्ज रखा गया है। ओके, अब पॉइंट चार्ज से हमारा जो फ्लक्स निकलता है वो 4 पाई स्टेरेडियन में निकलता है। ओके, और ऊपर से हेमीस्फीयर दे रखा है, तो हेमीस्फीयर से जो भी हमारे पास फ्लक्स लिंक होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिमिलरली आधा नीचे से जाएगा, अब इस वाले कोन से जाएगा आधा, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा कोन से। ठीक है, फाई कोन इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, आधा ऊपर हेमिस्फीयर से आधा नीचे कोन से। ओके, तो अब यहां पे बच्चों ये लाने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साफ साफ दिख रहा है क्या, n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 रख दोगे तभी आएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्लियर सभी को? तो ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये भी बच्चों फ्लक्स पे बेस्ड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। जेईई एडवांस में बच्चों फ्लक्स के ऊपर बेस्ड बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राइट, चलिए, तो ये कब आया, 2015 में आया।
ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं क्या है। तो ये बोल रहा है कि एन इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो ये हमारे पास ये एक लाइन चार्ज है, ठीक है, z इज इक्वल टू √3/2a पे, जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दी गई है, लैम्डा दी गई है। ओके, यहां लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी गई है, ठीक। If the magnitude of the flux of the electric field through the rectangular surface ABCD lying in the xy plane with its center at origin is, तो बच्चों ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक प्लेन दिया गया है जिसका रेडियस, जिसका हमारे पास लेंथ a है, राइट, और ये विड्थ हमारे पास कितनी है, l है। ओके, और ये इसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे बोल रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस इज लाइंग इन द xy प्लेन विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। तो इसका सेंटर बच्चों प्लेन का कहाँ पे है, ओरिजिन पर है, मतलब आधा इधर आधा उधर, आधा पीछे आधा आगे, ठीक है, क्लियर। अब ये बोल रहा है कि फ्लक्स इससे निकालना है बच्चों। तो अगेन बच्चों ये क्या है, ये लीनियर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे जो फ्लक्स निकलेगा कितने में निकलेगा, 2 पाई रेडियन में निकलेगा, 2 पाई रेडियन के प्लेन में निकलता है। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं कि ये प्लेन इस वायर के ऊपर, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करता है। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे सपोज करते हैं हमारे पास ये वायर है, ये हमारे पास वायर है गोइंग इनटू द प्लेन। ओके, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है हमारे पास वायर, ठीक। और हमने क्या किया, हमने सेंटर पे, हम यहां पे क्या करते हैं, अभी कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये सपोज करते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर मैंने लगा दिया यहां पे, और ये क्या है, ये ओरिजिन है, और इसके परपेंडिकुलर ये हमारे पास आ जाता है इस प्लेन की एज BC और AD। मतलब ये वाले पॉइंट्स जो हमारे पास आएंगे, ये वाले पॉइंट्स आएंगे A, B, ठीक, और ये वाले पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे C, D। क्लियर। अब ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन, राइट। अब हम आ जाते हैं जरा, तो यहां से देखते हैं ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास दे रखी कितनी, √3/2a, और ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, a/2 आ जाएगी। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, क्योंकि हमें देखना है कि ये वायर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारे पास ये भी आ जाएगा। तो अब tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है tan थीटा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर a/2 अपॉन √3a/2। तो 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना आ गया, 1/√3। तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 30 डिग्री। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये जो वायर है, ये जो प्लेन है हमारे पास, ठीक है, ये प्लेन इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 60 डिग्री का एंगल टोटल सबटेंड करते, कितनी, 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। ओके, अब देख लेते हैं बच्चों कि ये जितनी लेंथ है, कितनी लेंथ है, ये C से लेके D, इस CD लेंथ में कितना चार्ज है। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, चार्ज हमारे पास आ जाएगा λL, राइट। कितना चार्ज आ जाएगा, λL, ये λL चार्ज आ गया। ओके, अब बच्चों ये हमारे पास इतनी लेंथ में जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, कितने, 2 पाई रेडियन के प्लेन एंगल में, राइट। तो वो कितना आ जाएगा, λL
अपॉन लैम्डा एल अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। और 2 पाई से हम क्या कर लेते हैं, 2 पाई से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने से, 2 पाई से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे। तो ये आ गया यूनिट एंगल में, यूनिट प्लेन एंगल में कितना फ्लक्स निकल रहा है हमारे पास, कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री इज व्हाट, 60 डिग्री इज पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है पाई बाई 3, ठीक है, ये आ गया। अब ये पाई से पाई बच्चों क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, n की वैल्यू आ गई 6, इस n की वैल्यू आ गई 6। ओके बच्चों, तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, फ्लक्स वाले क्वेश्चन अगर ये हम लगा देते हैं तो बहुत ही आसान हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे और हम फिर अगले क्लास में फिर से हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ में आएंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।